मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग घिसा पढ़ रहे थे। पहला वीडियो में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया है कि जो लेखिका ने जब सभी बच्चों को सफाई के महत्व के बारे में बताया तो बच्चे लोग अपने आप को साफ सुथरा रखने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे असफल भी रहे। तो उसमें घिसा भी जो है अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए अपने कमीज को साबुन से धोता है और फिर उसी गीले कमीज को पहन करके कक्षा में उपस्थित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं। होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों में अंकित है जिसका भूल सकना सहज नहीं। भूल होना चाहिए, भूल। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य माने जो शत्रुता होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है, धीरे धीरे बढ़ रहा था। कहने का मतलब है, अब माधवी वर्मा जो एक स्टोरी बता रही है, ठीक है, कि होली का समय था और उस समय जो है एक ऐसी घटना हुई थी जिस समय आज तक वो भूल नहीं पाई है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच में काफ़ी जो शत्रुता थी न रहा था। घिसा 2 सप्ताह के से ज्वर में पड़ा था। तो बताया गया है कि उस समय की घटना है। उस समय घिसा जो है 2 सप्ताह तक वो उसमें बुखार था, बुखार से पीड़ित था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। तो 2-4 दिन तो उसकी माँ ने उसका देखभाल किया, लेकिन अगर वो पूरे दिन बैठ जाएगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो फिर उसका इलाज कैसे होगा। तो उसकी माँ को तो काम में जाना ही था। तो 2-4 दिन तक उसने अपने बेटे की स्वयं से सेवा की, लेकिन बाद में फिर एक अंधी बुढ़िया को उसके पास में बैठाकर वो काम में जाने लगी ताकि कुछ पैसे घर में आ सके। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घिसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 बग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते देखने अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। तो उसने जब उसको पता चला लेखिका को, माधवी वर्मा को, कि घिसा बीमार है, तो इतवार के दिन उसने क्या किया, सांझ के समय अपनी क्लास ली। जब क्लास पूरा हो गया तो फिर उसके बाद में जो है वो घिसा को देखने के लिए उसे घर की ओर रवाना हुई। लेकिन घर की ओर जब जा ही रही थी तो पीपल से 5-10-50 पग दूरी गई होगी थी, तब वो देखती है कि घिसा ही जो है गिरते पड़ते जो है माधवी वर्मा के पास में आ रहा है। ठीक है, और उसको इस अवस्था में देखकर माधवी वर्मा जो है उद्विग्न हो गई। उद्विग्न ने वो चिंता में हो गई, ऐसा कैसा कर रहा है कि इस अवस्था में। ठीक है, वह प्यास से जाग गया था, उसको प्यास लगी थी इसलिए वो जाग गया था। और इतने में मल्लू के काका ने नदी पार से लौटकर दरवाजे से ही अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, घिसा जो है प्यास लगी, सोया हुआ था, लेकिन प्यास लगी तो वो उठ गया और देख रहा आसपास की कोई नहीं है, लेकिन बुढ़िया तो थी बाहर में उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी माँ रख के गई थी। तो उसी बीच में जो है मल्लू नाम का एक बालक है, उसका जो काका है वो गंगा पार से लौट कर आ रहा था और फिर उसने अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा था। इन दोनों के बीच में जो बुढ़िया और जो मल्लू के काका के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था उसे घिसा सुन लेता है। ठीक है, दंगा हो रहा है। तब घिसा को गुरु साहिबा का ध्यान, जैसे वो बात सुनता है तो उसको ध्यान आता है माधवी वर्मा की। ये तो माधवी वर्मा जो है हर रविवार को जो है संध्या के समय अपने घर वापस लौटती है गांव से। ठीक है, मुल्लू के चाचा के हटते ही वह ऐसे हिले हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही ना चला और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता उस और भागा। वह सोच कर आया था कि अब वह गुरु साहब को किसी तरह ना जाने देगा। ठीक है, तो जैसे ही मल्लू जो है वहाँ से जाने लगा तब उसने क्या किया, बहुत ही धीरे धीरे उठ कर जो है दीवारों के सहारे से कभी जो है दीवार का सहारा, कभी पेड़ का सहारा लेता जो है धीरे धीरे माधवी वर्मा के उसी स्कूल की तरफ वो भागने लगा। दौड़ने में जाने लगा, घिसा, और बुढ़िया को पता भी नहीं चला। ठीक है, तब क्योंकि वो चाहता था कि वो किसी भी तरह से माधवी वर्मा को रोक ले, आज उन्हें ना जाए, क्योंकि दंगा फसाद हो रहा था, कहीं उस दंगे फसाद में ही ना फंस जाए। ठीक है, तो जब मुझे उन लोगों को छोड़ा जाना था जब मुझे उन लोगों को छोड़ जाना था तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। तो माधवी वर्मा बोल रही थी कि अब मेरा काम हो गया था, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब मेरा काम हो गया था, अब मुझे उस गांव से जाना था। तो जब मैं जाने लगी थी उस गांव में से तो मेरा मन बहुत अस्थिर हो रहा था, मैं बेचैन हो रहा था। कुछ बालक उदास थे कि गुरुजी चले जा रही है, फिर उनसे कब मिलेंगे, कहीं मिलना होगा क्या, और कुछ बहुत खुश थे कि उनको पढ़ाइयों से छुट्टी मिल गई। कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न, कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की
टपकियाँ खरीद कर गिने जाए या कोयले की लकीर खींचे, ठीक है। और कुछ लोग जानते थे कि छुट्टियों में क्या करेंगे, वो कुछ गेम्स खेलेंगे, लकीर बना करके या फिर चूने की टपकियाँ, माने कुछ पत्थर होते हैं ना, वो सब कलेक्ट करेंगे, ऐसा वो प्लानिंग करने लगे। क्योंकि ये जो समय था कुछ दिनों तक, तो ये समय वो जो है इन महादेवी वर्मा के पास से पढ़ने आते थे, लेकिन अब वो समय भी नहीं रहेगा। महादेवी वर्मा यहाँ से जा रहे हैं, तो वो जो पढ़ने का समय जो था, अब वो ये सब काम करने में लगाएंगे, ठीक है। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था। कुछ लोग सोचते थे कि अभी तो बरसात आने वाली है और हमारा घर में तो पानी का लीकेज होता है, तो हम अपने ऐसे पुस्तकों को बचा के रखें, वो सोचने में लगे थे। और कुछ कागजों पर चूहों के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे, ठीक है। तो कुछ लोग जो है अपने घर में जो है चूहे हो गए थे, और वो चूहे जो है उनके घर में परेशानी कर रहे थे, सब जो चीज़ों को काट रहे थे, तो वो चूहों से मुक्ति कैसे पा सके, वो इस विषय में सोचने के बाद सोच रहे थे। मतलब अब जो समय मिल रहा था, जो समय वो पहले पढ़ाई में देते थे, अब महादेवी वर्मा वहाँ से जा रही है, अब तो फिर वो आएगी नहीं यहाँ पर, तो वो जो समय में क्या क्या करेंगे बच्चे, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तब मैंने बहुत दूर तक एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ता देखा। वह कुछ और ही नहीं बल्कि नंगे बदन घिसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों से संभाले आ रहा था, जिसमें बीच में के कुछ कटे भाग में से भीतर की ईषत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। तब ये सब वो सोच ही रही थी, तो तब क्या देख रहा है कि सामने से जो है घिसा आ रहा है, सामने से एक काला सा शरीर आ रहा है, एक काला सा धब्बा सा सही सामने उसके महादेवी वर्मा के सामने आ रहा है। और जब वो सामने आया तो पता चला कि वो घिसा है, और उसके हाथ में जो एक बड़ा सा तरबूज है, वो नंगा बदन है, मैंने उसने कमीज नहीं पहनी है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा तरबूज है, और वो तरबूज भी जो है कटा हुआ है, और उसके अंदर का जो लालपन जो है, लालिमा जो है, वो भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई गुलाबी रंग के फूल जैसे वहाँ पर रखा हो, ठीक है। तो घिसा के पास ना पैसा था ना खेत, तब क्या वह उसे चुरा लाया है। अब महादेवी वर्मा बोल रही, घिसा के पास तो पैसा भी नहीं है और ना ही कोई खेत है कि वहाँ खेत से वो लेके आ जाए, और तब वो लाया कहाँ से, क्या उसे चुरा के लाया है ये तरबूज। घिसा गुरु साहब से झूठ बोलना, भगवान जी से झूठ बोलना समझता था। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। तो घिसा ने कभी भी अपने गुरुजी से झूठ नहीं बोला था, और बहुत दिन पहले उसने वो तरबूज देखा था, ठीक है। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई थी, तब उसने अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। तो उसको मालूम था घिसा को कि आज महादेवी वर्मा जो है वापस अपने घर लौट रही है, फिर वो कभी यहाँ पर गाँव में नहीं आएगी, तो वो उसे गुरु दक्षिणा देना चाहता था, ठीक है। और तो वो प्रतीक्षा कर रहा था कि माँ आएगी तो मजदूरी मिलेंगे, तो कुछ पैसे जो मिलेंगे मैं महादेवी वर्मा को दूंगा। लेकिन उसकी माँ को आने में देरी हो गया, तो क्या उपहार दे अपने शिक्षिका को, ऐसा। तो उसने क्या किया, तो अब उसने अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। तो वो अकेला गया उस खेत पर, जहाँ पर उसने उस तरबूज को देखा था, ठीक है। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से थी, ठीक है। तो उसकी माँ ने उसको एक नया कुर्ता खरीद के दिया था घिसा को। तो वो तरबूज वाले उस खेत में गया जहाँ पर तरबूज वाला का जो बेटा था उस खेत में था। तो उसने उस तरबूज को मांगा, तो बदले में मैंने वो जो बालक था, जो खेत का जो लड़का था, उसने कहा कि तुमको ये कुर्ता देना पड़ेगा। उसने कहा पैसे नहीं है तो कुर्ता दे आओ। तो उसने बोला कि बिना पैसे के तो मैं तुमको तरबूज नहीं दूंगा, तो पैसे दो। वो बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। घिसा बोलने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तब वो लड़का बोलता है कि वही खेत वाला लड़का बोलता है, एक काम करो, तुम मुझे अपना कुर्ता दे दो और ये तरबूज ले जाओ, ठीक है। और आज घिसा तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तो गुरु साहब को साथ में ये भी बोलता है कि गुरु साहब को उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कि अब तो गर्मी का मौसम आ गया है, तो गर्मी का मौसम में उसे कुर्ते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि कहीं पर जाएगा तो उसके बाद जो पुराना वाला है वो पुराना वाला पहन लेगा, ठीक है। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए काटना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। तो तरबूज इसलिए काटा गया था कि क्योंकि देखना था कि तरबूज ठीक है कि नहीं, वो मीठा है कि नहीं। तो इसलिए अंदर कुछ पदार्थ जो निकाल कर उसको चखा भी गया कि वो मीठा है कि नहीं, ठीक है। इसलिए वो तरबूज कटा हुआ भी दिख रहा था। गुरु साहब ना ले तो घिसा रात भर रोएगा। तो और साथ ही उसने बोल दिया कि ये गुरु साहब को ये तरबूज लेना ही पड़ेगा दक्षिणा के रूप में, यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो रोएगा, ठीक है। ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ
पड़ा हुआ पार्ट दोहराता रहेगा, और यदि वो लेके जाएंगे तो वो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं रोज़ नहा धोकर जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठूंगा और अपने पार्ट को दोहराऊंगा, और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सकेगा। ठीक है, और छुट्टी के दिन जो है जब छुट्टी रहेगी तो फिर वो जो सभी चीज़ों को पढ़कर जो है उसको लिख कर भी दिखाएगा। ठीक है, उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी जैसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़ते हैं। तो महादेवी वर्मा बोल रहे हैं कि जो दक्षिणा मुझे घीसा से मिला वो दक्षिणा शायद किसी भी गुरु को मिला होगा। ठीक है, तो अब जब फिर उस और जाने का मुझे अवकाश मिल सका तब पता, फिर बहुत दिनों के बाद में जो महादेवी वर्मा को जो है घीसा के गांव में आने का मौका मिला, तब उसको क्या पता चला, तब पता चला कि घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है, अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। तो फिर जब वो वहाँ पर गई तो उसको मिला फिर से उस गांव में जाने का मौका, तो जब वहाँ गई तो उसको पता चला कि घीसा के देहांत हो गया, माने घीसा की मृत्यु हो गई है। ठीक है, और जब भी वो दूसरों बच्चों को देखती थी जो ऐसे गंदे मलिन मुख वाले बच्चों को देखती थी तो हमेशा उसे घीसा की ही याद आती थी। तो ये था आपका स्टोरी घीसा, जिसमें एक बालक के बारे में बताया गया है कि जिसने अपनी गुरु भक्ति को दिखाया गया है, जिसने अपने गुरु के हर बात को माना है और उसे अपने जीवन में उतारा है। You go through the story. If any problem you are facing, you can inform me. Thank you.